हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ अवस्थी आपके सामने लेके आया हूँ रावल रतन सिंह। देखिए, रावल रतन सिंह के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं। रावल रतन सिंह के बारे में इसका जो कार्यकाल था वो 1302 से लेके 1303 के बीच में था। ये मेवाड़ की गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। अब ये बात समझिए, मेवाड़ में कौन सा वंश है? मेवाड़ में है गुहिल वंश। गुहिल वंश गुहिल वंश गुहिल वंश की दो शाखाएं हैं। पहली है रावल शाखा, रावल शाखा, और दूसरी है सिसोदिया शाखा, सिसोदिया शाखा। इसमें जो फर्स्ट शासक है रावल शाखा का वो है आपका बापा रावल। बापा रावल, बप्पा रावल भी बोलते हैं अपन। बप्पा रावल, बप्पा बापा एक ही बात है, बप्पा रावल भी बोलते हैं। बप्पा रावल के बाद जो लास्ट यहाँ पे अंतिम शासक है इसका, वो कौन है? रावल रतन सिंह। इसी के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं, रावल रतन सिंह के बारे में। अब सिसोदिया शाखा देखिए। सिसोदिया शाखा, इस जो रावल शाखा है इसके बाद सिसोदिया शाखा चालू होती है हम्मीर सिंह से। हम्मीर सिंह, इसको विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। और ये सिसोदिया जागीर के क्या थे? जागीरदार थे। यहाँ से इस सिसोदिया वंश की शाखा चालू होती है। गोहिल वंश के अंतर्गत सिसोदिया शाखा चालू होती है। और इसी के अंतर्गत आप देखोगे आगे कुंभा, आपके महाराणा प्रताप, राणा सांगा, ये सभी किसके हैं? आपके राज सिंह, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे आपके, इसमें सिसोदिया शाखा के अंतर्गत। ठीक है ना? देखिए, जो समर सिंह का ये पुत्र था। कौन? रावल रतन सिंह। समर सिंह का जो कार्यकाल था वो 1273 से लेकर 1302 तक था। केवल एक वर्ष ही इसका शासन रहा। किसका? रतन सिंह का। 1302 में शासक बना और 1303 में अलाउद्दीन का आक्रमण हो गया। केवल एक ही वर्ष का शासन था, लेकिन ये एक वर्ष का शासन किसके लिए जाना जाता है? अलाउद्दीन के आक्रमण के लिए। अलाउद्दीन के आक्रमण हेतु जाना जाता है ये एक वर्ष का शासन, और इसीलिए हम इसका अध्ययन भी करते हैं। देखिए, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए एक वर्ष का शासन जाना जाता है। आगे हम देखते हैं अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने के प्रमुख कारण क्या थे। कुछ कारण रहे थे, जैसे अब यहाँ पर अलाउद्दीन था वो रणथंभौर पे कब्जा कर चुका था, हम्मीर देव को पराजित कर चुका था 1301 में। हमने देख लिया इसको, पिछले वीडियो में देखा था। अब देखिए क्या इसके आक्रमण के प्रमुख कारण थे। पहली चीज तो है अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। देखिए, सबसे पहले अलाउद्दीन स्वयं एक विश्व विजेता के रूप में बनना चाहता था। विश्व विजेता बनना चाहता था, और इसने एक उपाधि भी ली, सिकंदर ए सानी, द्वितीय सिकंदर की। द्वितीय सिकंदर की, सिकंदर की इसने क्या ली? उपाधि ली। फिर इसका एक विद्वान साथी था, दिल्ली का कोतवाल। दिल्ली का कोतवाल था, और इसका क्लोज फ्रेंड था, नाम था अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क के कहने पे, अलाउल मुल्क समझदार था, एक वृद्ध व्यक्ति था। कुछ व्यक्तियों की ये बात मानता था अलाउद्दीन, जिनमें से एक अलाउल मुल्क था, दिल्ली का कोतवाल था। तो इसने एक चीज कहा
कि भाई ऐसा है, आप द्वितीय सिकंदर बनना चाहते हो, सिकंदर सानी की आपने उपाधि ले ली, विश्व विजेता बनना चाहते हो, लेकिन अभी भारत विजय ही बाकी है। पहले भारत विजय, इसने क्या टारगेट दिया इसको, पहले आप क्या करिए, भारत विजय, फिर विश्व विजय, फिर विश्व विजय पे जाना। अब ये चीज भी समझ में आई, क्योंकि भारत विजय के अंतर्गत उत्तर भारत पे तो इसका अधिकार लगभग हो गया था, लेकिन दक्षिण भारत अभी भी नियंत्रण से बाहर था। तो इस पे कंट्रोल करने की बात किसने रखी, अलाउल मुल्क ने। देखिए, उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत की विजय किसका लक्ष्य था, अलाउद्दीन खिलजी का। अब आगे हम देखते हैं मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति। ये बात सही है, इस समय रणथंभौर हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में, रणथंभौर हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में, और मेवाड़, यहां पे जेट्स आप लिख लीजिए, जेट्स जैसे जैत्र सिंह, टी से तेज सिंह, और फिर उसके बाद में समर सिंह। इन 3 शासकों के नेतृत्व में मेवाड़ की शक्ति अत्यधिक पराकाष्ठा पर पहुंच रही थी। यानी मेवाड़ भी एक सशक्त प्रतिद्वंदी उभर के सामने आ रहा था, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। देखिए, जैत सिंह, तेज सिंह और समर सिंह के कार्यकाल में मेवाड़ की सीमाओं में लगातार वृद्धि हुई, क्योंकि तीनों ही साम्राज्यवादी और वीर शासक थे। इल्तुतमिश दिल्ली के जो सुल्तान थे गुलाम वंश के, इल्तुतमिश, नासरुद्दीन महमूद और बलबन। अब देखिए, इसमें इल्तुतमिश और बलबन तो सशक्त शासक थे। नासरुद्दीन महमूद का जो कार्यकाल रहा 20 वर्ष का, उसमें अधिकतर समय सत्ता बलबन के हाथ में रही, क्योंकि ये इसका दामाद था और एक कमजोर शासक था। लेकिन वास्तव में उस समय जो शक्तियां किसके हाथ में थी, बलबन की। ये तीनों ने भी मेवाड़ की शक्ति को कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें वो असफल रहे। अगली बात एक जो स्टार वाली है वो है ये, यहां से 1299 में अलाउद्दीन जब 1296 में जलालुद्दीन को मार के क्या बना, दिल्ली का शासक बना, दिल्ली का सुल्तान बना। दिल्ली का सुल्तान बनते ही इसका जो लक्ष्य था वो इसने स्वयं घोषित कर दिया कि मैं सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर बनना चाहता हूँ, विश्व विजय के लिए निकलना चाहता हूँ। लेकिन अलाउल मुल्क के कहने पर इसने ये जो विश्व विजय का सपना था वो साइड कर दिया। उसने कहा पहले भारत विजय, और भारत में भी दक्षिण भारत की विजय। तो उसके अंतर्गत इसके पहले अभियान में गुजरात अभियान था, गुजरात को जीतने का। अब यहाँ पे गुजरात, दिल्ली से गुजरात जाने के रास्ते पे पहले तो रणथंभौर पड़ता है और फिर मेवाड़ होके जाता है। गुजरात जाने का एक रास्ता यहां से जालौर होके भी जाता है। अब देखिए, इसीलिए ये 3 रणथंभौर 1301 में जीता, फिर मेवाड़ 1303 में जीता, फिर यहां से पहले यहां सिवाना भी पड़ता है। सिवाना जालौर से पहले पड़ता है तो बाड़मेर साइड, लेकिन सिवाना जालौर पे दुर्ग को जीतने के लिए सिवाना के दुर्ग को जीतना पहला पड़ता है। तो 1308 में इस पे सिवाना के दुर्ग को जीता, और फिर लास्ट में 1311 में जालौर के दुर्ग को जीता। तो ये चारों ईयर्स आपके लिए कभी पूछे जा सकते हैं। रणथंभौर 1301 में विजय, 1301 में विजय, मेवाड़ 1303 में विजय, 1308 में सिवाना के दुर्ग पर विजय, और 1311 में जालौर के दुर्ग पर विजय। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये दोनों ही रास्ते गुजरात के जाने के वाले, एक तो मेवाड़ होके जाने वाला और एक जालौर होके जाने वाला। अब ये 2 प्रमुख
शक्तिशाली शासकों के बीच में अधीन आते थे। यहां से पहले इसने जाने का प्रयास किया, 1299 में गुजरात अभियान किया। 1299 में पहले अलाउद्दीन ने जालौर से जाने का प्रयास किया, लेकिन वहां से इसको सफलता नहीं मिली। तब जाके ये मेवाड़ से गुजरा। मेवाड़ से जब इसकी सेना गुजर रही थी तो इसको सहयोग करने के स्थान पे, जबकि ये उस समय दिल्ली का शासक था, दिल्ली के शासक होने के बावजूद भी जो यहाँ का समर सिंह था, जो मेवाड़ का उस समय महाराणा था, इसने गुजरात से अभियान के लिए जाती हुई सेना से दंड वसूला, यानी पहले कर वसूला, कर वसूलने के बाद आगे बढ़ने दिया। क्योंकि अलाउद्दीन को उस समय जाना था गुजरात अभियान के लिए, उस समय इसने कुछ भी नहीं कहा समर सिंह से, और इसने पहले गुजरात अभियान पे जाके गुजरात की विजय प्राप्त की, और फिर इसके बाद इसने 1 बाय 1 करके इन सारे के सारे अवरोधों को समाप्त करने का निश्चय लिया। क्योंकि देखिए, चित्तौड़ की भौगोलिक और सामरिक स्थिति, भौगोलिक और सामरिक स्थिति अभी मैंने बताया, दिल्ली, दिल्ली से रणथंभौर, रणथंभौर से मेवाड़, और यहीं से मालवा, गुजरात, और गुजरात से नीचे महाराष्ट्र होते हुए दक्षिण भारत, यानी दक्षिण भारत का रास्ता इसी रास्ते से होके जाता था, मालवा का, गुजरात का। तो ये एक ऐसे क्षेत्र थे, इनकी सामरिक स्थिति, ये रणथंभौर की, आज भी हम देखें, आज 1301-2 से, और आज कितना साल हो गए, 1301 से लगा लीजिए 2022, लगभग 721 साल बाद भी आज भी यहीं से रेलवे ट्रैक जा रहा है आपका दक्षिण भारत में जाने के लिए। दिल्ली से मुंबई ट्रैक है वो इसी रास्ते पे होके जा रहा है, यानी सबसे ज्यादा सुगम और सबसे ज्यादा सुविधाजनक जो रास्ता था वो यही था, जिसपे रणथंभौर पड़ता था बीच में, आज भी सवाई माधोपुर पड़ता है, और मेवाड़ आज भी उदयपुर होके जाती है ट्रेनें, ठीक है ना। तो ये जो मालवा जाने वाले रास्ते पे, गुजरात जाने वाले रास्ते पे, और दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते पे चित्तौड़ से होके गुजरता था। और दूसरा कि जो चित्तौड़ का दुर्ग था, जो मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य द्वारा बनवाया गया था, अभी तक अजय था, इसको किसी भी शासक द्वारा इस पे विजय प्राप्त नहीं की गई थी। तो ये सभी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति और भौगोलिक और सामरिक महत्व, ये आक्रमण करने के कारण थे। इसके बाद देखते हैं पद्मनी को प्राप्त करने की लालसा। देखिए, पद्मनी रतन सिंह की अत्यंत खूबसूरत पत्नी थी। अब यहाँ पे पद्मनी के कथानक के बारे में बताने वाला व्यक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी। पहले देखते हैं, पद्मनी सिंगल द्वीप के गंधर्व सेन की पुत्री थी। सिंगल द्वीप वर्तमान का श्रीलंका, इसमें राजा था गंधर्व सेन, उसकी पुत्री थी, जो जायसी बताता है। जायसी की रचना के अनुसार पद्मावत, जायसी की रचना है पद्मावत, जो 1540 के आसपास लिखी गई। इसके अनुसार वो कहता है कि सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी ये, और गंधर्व सेन की पुत्री थी। देखिए, अलाउद्दीन रतन सिंह की ये जो पत्नी थी पद्मनी, इसको प्राप्त करना चाहता था। इसकी सुंदरता के बारे में उसने सुना, और सुन के कहीं ना कहीं इसको प्राप्त करने की इच्छा हुई। इसने रतन सिंह को प्रस्ताव भिजवाया कि आप आपकी रानी को मेरे हरम में भेज दीजिए, मेरे शाही महल में भेज दीजिए, मैं आपके ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा। लेकिन रतन सिंह ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया यहाँ पे। और मैंने आपको बताया इस कहानी का आधार क्या है, 1540 के आसपास मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। ये इस कहानी का पूरा आधार है। इसके अंतर्गत अब मैं पूरी कहानी आपको डिटेल में समझा देता हूँ। गंधर्व सेन की पुत्री थी और चंपावती की रानी थी, गंधर्व सेन की चंपावती। इन दोनों की, चंपावती
इन दोनों की सुंदर कन्या थी। इसके पास एक हीरामन नाम का तोता था, वो बोलने वाला भी था, बोलता था। ये एक बार पिंजरे से मुक्त हो गया पद्मिनी के यहाँ से, और ये उड़ता हुआ एक शिकारी द्वारा पकड़ा गया। इस शिकारी ने पैसे के लालच में आके इसको एक ब्राह्मण को बेच दिया। उस ब्राह्मण ने इस तोते को 1 लाख उस समय की मुद्राओं में किसको बेच दिया? रतन सिंह को। रतन सिंह के पास पहुंचा। रतन सिंह के सामने कुछ कहते हैं कि उसकी रानी श्रृंगार कर रही थी, तो उसके बारे में कहते हैं कि भाई आपसे ज्यादा खूबसूरत पद्मिनी है। कुछ कथानकों में मिलता है कि रतन सिंह से ही इस हीरामन तोते ने दिन रात किसके सामने? रतन सिंह के सामने पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया करता था। खैर कथानक कुछ भी हो, लेकिन रतन सिंह को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में पता चला। रतन सिंह भेष बदलकर कहाँ पहुंचता है? श्रीलंका पहुंचता है। श्रीलंका पहुंचने के बाद में वो एक साधु का वेश धर लेता है। साधु के वेश में वो वहां पे एक मंदिर में रहता है। हीरामन वापस पहुंचता है पद्मिनी के पास, और पद्मिनी के पास जाके किसके? रतन सिंह के गुणों की, उसके सौंदर्य की प्रशंसा करता है। फिर पद्मिनी एक मंदिर में, जिस मंदिर में वो रह रहा था, वहां मंदिर में किससे मिलने आती है? रतन सिंह से मिलने आती है, और दोनों के बीच में प्रेम संबंध देखते ही स्थापित हो जाता है। दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लग जाते हैं। और जब इसके बारे में पद्मिनी बताती है कि मैं मन ही मन किसको चाहती हूँ? रतन सिंह को चाहती हूँ। जब इसके पिता गंधर्व सेन को पता चलता है, तो वो इन दोनों की विधिवत तरीके से शादी कर देते हैं, और रतन सिंह अपनी पत्नी को लेकर कहाँ पे आ जाता है? चित्तौड़ में आ जाता है। अब यहाँ पे आता है एक राघव चेतन नाम का कथानक में तांत्रिक। राघव चेतन नाम का एक तांत्रिक था, और यह अपनी कृत्यों के लिए रतन सिंह द्वारा अपमानित किया गया, और इसको मेवाड़ से निकाला गया। मेवाड़ से देश निकाला दे दिया गया। देश निकाला दिया, अपमानित हो गया ये। अपमानित होने के बाद में ये चला जाता है अलाउद्दीन के पास, और अलाउद्दीन के पास जाने के बाद अलाउद्दीन से ये पद्मिनी की प्रशंसा करता है कि पद्मिनी बहुत खूबसूरत स्त्री है, और ऐसी रानी आपके शाही महल में होनी चाहिए। जब इतनी प्रशंसा सुनी अलाउद्दीन ने, तो उसको पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा हुई। वो गया चित्तौड़, और चित्तौड़ पे कई सारे अभियान किए, लेकिन हर एक अभियान में वो असफल रहता है। असफल रहने के बाद वो शांति वार्ता की बातचीत करने का एक प्रस्ताव भिजवाता है। किसके पास? रतन सिंह के पास। रतन सिंह और ये दोनों बातचीत करते हैं। इसका रतन सिंह आदर करता है। उसने कहा मुझे युद्ध से मतलब नहीं है। एक कथानक में मिलता है कि एक कांच के अंतर्गत या पानी के अंतर्गत रतन सिंह की पद्मिनी की परछाई दिखाई गई अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन उस पर मोहित हो जाता है। वो रतन सिंह से कहता है कि भाई अब मुझे चलना चाहिए दिल्ली की ओर। रतन सिंह उसको छोड़ने जाता है, और धोखे से अलाउद्दीन उसको बंदी बना लेता है, और बंदी बनाने के बाद में उसको मुक्त करने की शर्त रखता है कि पद्मिनी को मेरे शाही हरम में भेज दो। पद्मिनी रतन सिंह को लेके वो दिल्ली चला जाता है, और पद्मिनी को जब इस घटनाक्रम का पता चलता है, तो वो अपने 1600 राजपूत जो योद्धा थे उनको लेके पालकी में दिल्ली की ओर कूच करती है। जब वो दिल्ली पहुंच जाती है, दिल्ली पहुंचने के बाद में वो अलाउद्दीन से ये प्रस्ताव रखती है कि मैं एक बार शाही हरम में प्रवेश करने से पहले अपने पति से मिलना चाहती हूँ। अलाउद्दीन इसकी अनुमति देता है। अलाउद्दीन इसकी अनुमति देता है, तब पद्मिनी और रतन सिंह दिल्ली में मिलते हैं। इसके 1600 योद्धाओं की मदद से दोनों ही सुरक्षित कहाँ आ जाते हैं? चित्तौड़ में आ जाते हैं। जब इसके बारे में अलाउद्दीन को पता चलता है, तो वो वापस से चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के दौरान रतन सिंह और उसके प्रमुख सेनापति गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त होते हैं, और पद्मिनी अपनी जो रानियां, अपनी सखी सहेलियां हैं, उनके साथ बहुत सारी राजपूत महिलाओं के साथ क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। ये पूरा कथानक पद्मावत
के पद्मावत नामक ग्रंथ में मिलता है, जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। इसमें एक और बात कहता है मलिक मोहम्मद जायसी कि 8 वर्ष तक अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर क्या रखा, घेरा रखा। ये यहाँ पे असत्यता दिखाई देती है, काफी जगह जो साम्यता और असाम्यता दिखाई देती है उस समय के हिसाब से। इसीलिए अगला एक प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि कौन से इतिहासकार इस कथानक से सहमत हैं और कौन से असहमत हैं। यहाँ से एक आरपीएससी के लिए क्वेश्चन बनेगा, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। देखिए, ये मैंने आपको बता ही दिया कि राघव चेतन नाम के तांत्रिक द्वारा इसको अपमानित करने के बाद ये अलाउद्दीन के पास पहुंचा, इसने रानी के सौंदर्य की प्रशंसा की। अब देखिए, इस कथानक को स्वीकार करने वाले इतिहासकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो है मलिक मोहम्मद जायसी, जो इस कथानक का रचयिता है। इसके बाद अबुल फजल है, जो अकबर के दरबार में प्रमुख कवि था, इसकी रचना है अकबरनामा। फरिश्ता है, इसकी है गुलशन इब्राहिमी। तो आप इतिहासकार का नाम तो ध्यान ही रखिएगा, अगर इसकी बुक्स का याद नाम ना हो तो हाजी उद्दबीर। अगला जफर वली, इसकी जो रचना का नाम है। कर्नल जेम्स टॉड, इसकी ये किताब बहुत फेमस है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, तो ये तो याद रखने वाली ही है, इसको ना भूलिएगा। एक है फ्रांसीसी यात्री मनुची स्टीरियो डी मेगोर, इसकी जो किताब है इसको ध्यान रखिएगा। मेहनत नैन्सी ख्यात, हेमरतन सूरी है और लब्दोद है। यानी ये इतिहासकार ऐसे हैं जो पद्मिनी की कथानक से क्या रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं, यानी ये इसको स्वीकार करते हैं। अबुल फजल, फरिश्ता, कर्नल जेम्स टॉड, आपका मनुची, मेहनत नैन्सी, हेमरतन और लब्दोद है। ये ऐसे इतिहासकार हैं जो पद्मावत की कहानी से को स्वीकार करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। जबकि एक शॉर्ट में बता देता हूँ, कोल्स कानून को, डॉक्टर कानून को, ओझा, आपका केएस लाल और सूर्यमल मिश्रण, ये अस्वीकार कर देते हैं। तो आप जो कम है वो याद कर लीजिए, तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये अस्वीकार करने वाले हैं कानून को, ओझा, केएस लाल और एस से सूर्यमल मिश्रण। ये देखिए, गौरीचंद हीराचंद ओझा, केएस लाल कानून को और सूर्यमल मिश्रण, कोल्स, आप ध्यान रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। कानून को, ओझा, केएस लाल और एस से सूर्यमल मिश्रण, ये इस कथानक को अस्वीकार करते हैं पद्मिनी की को। कारण क्या है? कारण आधार तो कई सारे हैं। पहली बात तो कि जिस गंधर्व सेन का जिक्र मलिक मोहम्मद जायसी करता है, ऐसा तत्काल में कोई श्रीलंका में शासक नहीं था, पहला कारण। दूसरा कारण, वो कहता है कि एक 8 वर्ष तक घेरा ही संभव नहीं था रतन सिंह के ऊपर, क्योंकि उसका शासनकाल ही 1 वर्ष का था। ये भी थोड़ा कथानक पूरा वो सही नहीं बैठता है। दूसरी बात यह है कि रतन सिंह द्वारा आतिथ्य स्वीकार करना अलाउद्दीन का, या अलाउद्दीन को लेके जाना अपने राजमहल में और वहां से फिर बाद में दिल्ली के लिए रतन सिंह सहित अलाउद्दीन का प्रस्थान करना, ऐसे कई सारे ऐतिहासिक दृष्टि से इस कथानक में कमियां मिलती हैं। इसलिए कुछ इतिहासकार इसको अस्वीकार करते हैं, तो आप अस्वीकार करने वाले का उनको याद रख लीजिए, क्योंकि ये आरपीएससी से क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप बिल्कुल इसके लिए तैयार रहिएगा। ये दोनों ही जगह से, आरपीएससी से यहाँ से भी बनेगा कि कौन से इतिहासकार हैं उनमें से जो स्वीकार करते हैं, या कौन से इतिहासकार हैं जो अस्वीकार करते हैं। कैसे भी आ सकता है, नकारात्मक, सकारात्मक। और कहानी का आधार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। पद्मावत ये शेरशाह सूरी के कार्यकाल में, शेरशाह सूरी के शासनकाल में मौजूद था। ठीक है ना? यानी लगभग 200-225 साल के बाद, 240 साल के आसपास के बाद ये कथानक की रचना हुई। लेकिन फिर भी एक बड़ा कारण माना जाता है ऐतिहासिक दृष्टि से पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा। किसकी? अलाउद्दीन की। अब देखिए अलाउद्दीन का आक्रमण देखते हैं। आक्रमण में 2 तिथियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पहली बात तो 1303 में किया गया, वर्ष 1303 में 2 तिथियां हैं। एक है 28 जनवरी
28 जनवरी को घेरा डाला अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसके 7 माह पश्चात लगभग 26 अगस्त को इसने विजय प्राप्त की। किस पे? चित्तौड़ के दुर्ग पे। अब यहाँ पे देखिए कितना अंतर है, 7 माह का। और पद्मावत की कहानी में क्या मिलता है, 8 वर्ष तक क्या किया, चित्तौड़ के दुर्ग को घेरे रहा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए सबसे पहले इस अभियान का वर्णन, हाँ ये ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन के जितने भी सैन्य अभियान है उनका वर्णन करने वाला कौन है? अमीर खुसरो। ये मैंने आपको हमीरदेव चौहान के अंतर्गत भी बताया था। इसकी ग्रंथ है तारीख ए अलाई, अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास। तारीख यानी उर्दू में क्या होता है? इतिहास। इतिहास, ठीक है ना। तो किसका? अलाउद्दीन का इतिहास। अब तारीफ नहीं है, तारीफ यानी तो प्रशंसा होता है, यह है तारीख, इतिहास, ठीक है ना। और किसने लिखा? अमीर खुसरो ने। अच्छा, जलालुद्दीन का भी मैंने आपको बताया था, तारीख, इसका तारीख है अलाई, और जलालुद्दीन का जो अभियान है उनका एक अलग इसका वो है। इसके बाद देखते हैं हम 28 जनवरी, मैंने आपको तिथि बताई थी, 28 जनवरी 1303 में दिल्ली से रवाना होकर ये कहाँ पहुंच जाता है? चित्तौड़ पहुंच जाता है, और चित्तौड़ के दुर्ग को क्या कर लेता है? घेर लेता है, ठीक है ना। इसको घेरने के पश्चात एक प्रश्न आता है कि इसने किन दो नदियों के, गंभीरी, क्योंकि चित्तौड़ के क्षेत्र में यही है, गंभीरी और बेडज, इन दोनों नदियों के बीच में क्या लगाया इसने? अपना एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो सैन्य शिविर लगाया। गंभीरी और बेडज नदियों के बीच में किसने? अलाउद्दीन ने अपना शिविर लगाया। एक और महत्वपूर्ण वो है कि इसने धीरे धीरे चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के लिए ऊंचे ऊंचे चबूतरों का निर्माण किया, उस पे मंजनिक नाम के शस्त्र लगाए, शस्त्र और अस्त्र लगाए। देखिए अस्त्र एक प्रकार से क्या है, मंजनिक, मंजनिक एक प्रकार से गुलेल नुमा हथियार होता था, गुलेल नुमा, उस पे बड़े बड़े विशाल पत्थरों को लेके खींच के फेंका जाता, जैसे गुलेल से हम पत्थर का वार करते हैं, ऐसे ही ये एक बड़ा क्या होता था, संयंत्र होता था। इससे क्या करते थे? विशाल पत्थरों से किले की दीवार पर प्रहार करते थे, और इससे किले की दीवारों को ढहाया जाता था। आपको ध्यान होगा ऐसे ही एक आक्रमण करते हुए हमीरदेव चौहान के आक्रमण कर रहे थे उस समय नुसरत खां को एक दीवार से क्या, किले से एक पत्थर आके लगा, और किले से उधर से भी आक्रमण हो रहे थे, इधर से शाही सेना आक्रमण कर रही थी, नुसरत खान की हत्या होती। किसमें? हमीरदेव चौहान के आक्रमण के समय। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से चित्तौड़ के दुर्ग को तहस नहस करने के लिए पत्थरों से प्रहार किए जा रहे थे। इस किले की रक्षा करने में एक सिसोदे का जागीरदार था, लक्ष्मण सिंह। जागीरदार कौन था? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों सहित क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त होता, अपने प्राणों का बलिदान देता है, और यही सिसोदी जागीर के जागीरदार आगे चल के सिसोदिया वंश के क्या बनते हैं? रक्षक बनते हैं, और सिसोदिया शाखा इन्हीं से चलती है आगे। देखिए सिसोदे के सामंत लक्ष्मण सिंह ने किले की रक्षार्थ अपने 7 पुत्रों सहित क्या किया? अपने प्राणों को त्याग किया। बाद में यही सामंत सिसोदे जो जागीर है, इसके सामंत द्वारा ही सिसोदिया शाखा की स्थापना की जाती है, जो किसकी है? गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा की यहां से ही शुरुआत होती है। और कौन करता है? ये तो मर जाता है, इसके बाद में हमीरदेव, यही का एक वो है हमीरदेव, हमीर सिंह, सॉरी देव नहीं, हमीर सिंह, हमीरदेव तो चौहान है, हमीर सिंह नाम का है, विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है इसको, हमीर सिंह को। लंबे घेरे के बाद 7 माह तक लगभग क्या डाला गया? घेरा डाला गया, और इसके बाद खाद्यान्न सामग्री काफी कुछ नष्ट होने लगी दुर्ग की। इस वजह से मजबूर होकर रतन सिंह और उसके जो सेनापति थे उनको
दुर्ग के द्वार खोलकर अलाउद्दीन से सामना करना पड़ा अलाउद्दीन का, और इस युद्ध में रतन सिंह और उसके सेनापति गोरा बादल मारे गए। देखिए गोरा और बादल ये दोनों लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, और पद्मिनी ने अपने साथ में जो 1600 राजपूत महिलाओं के साथ क्या किया, जौहर किया। ये यहाँ का चित्तौड़ का प्रथम क्या है, शाखा है। चित्तौड़ का प्रथम शाखा है, प्रथम शाखा है। और राजस्थान का दूसरा है, राजस्थान का दूसरा शाखा है, सेकंड शाखा। क्योंकि फर्स्ट शाखा कहाँ पे था, रणथंभौर में हो चुका था। अब देखिए अलाउद्दीन ने लगभग 30,000 लोगों को जिस दिन उस पर अधिकार किया, 26 जनवरी 1303 को जिस दिन चित्तौड़ पे अधिकार किया, उस दिन लगभग 30,000 निर्दोष लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया। और इसके बाद चित्तौड़ के दुर्ग को किसको सौंप दिया, अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया। इसका पुत्र था खिज्र खां, और उसका नाम क्या कर दिया चित्तौड़ के दुर्ग का, खिजराबाद। क्या कर दिया, खिजराबाद। देखिए चित्तौड़ का नाम बदल कर इसने क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया, और अपने बेटे खिज्र खां को वहां का क्या बना दिया, शासक बना दिया। तो देखिए यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आरपीएससी में पूछे जाने लायक हैं। एक ये कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के दुर्ग को का शासक या प्रशासक किसे बनाया गया, खिज्र खां को बनाया। चित्तौड़ का नाम बदल के क्या किया गया, खिजराबाद किया गया। चित्तौड़ के दुर्ग पर विजय कब प्राप्त की, 26 अगस्त 1303 को। वैसे तो ईयर पूछता है लेकिन आप डेट भी याद रखिएगा, 26 अगस्त 1303 को। और घेरा कब आरंभ किया, 28 जनवरी 1303 को। अच्छा, किन दो नदियों के मध्य में शिविर लगाए, ये भी पूछा जा सकता है, एक अच्छा प्रश्न है। और एक लक्ष्मण सिंह से। अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है तो आप बी प्रिपेयर्ड। यहाँ से आरपीएससी कभी भी ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि चित्तौड़ के दुर्ग को बचाने के लिए किस सिसोदे सामंत द्वारा अपने पुत्रों सहित प्राण गंवाए गए। अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो ये भविष्य का क्वेश्चन है आरपीएससी में जो उठ सकता है, आप इसके लिए तैयार रहिए। ये तो पूछा जा चुका है कि कौन से दो सेनापतियों ने रतन सिंह के साथ लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की, गोरा और बादल। और यहाँ से इन दोनों जगह से आप इसके लिए तैयार रहिएगा, आरपीएससी में यहाँ से प्रश्न आपके लिए आएंगे। ठीक है सभी स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा और एग्जामों में लाभ मिलेगा। आप मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।